हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को। और हम सबसे पहले अब हम एक बार विदेशी आक्रमण को जानेंगे कि भारत के अंदर जो विदेशी आक्रमण हुए और विदेशी आक्रमण के साथ साथ में जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई है, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे भाई। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज जानते हैं कि भाई भारत में आप विदेशी आक्रमण के क्रम में आप सीधी सीधी यही बात जानते हैं कि भाई सिकंदर ने भारत पे 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। नहीं, सिकंदर जो कि यूनानी था, सिकंदर से पहले भी भारत में आक्रमण हुए। तो आप बोलोगे सिकंदर से पहले या यूनानियों से पहले भारत में किसने आक्रमण किए, तो आप बोलोगे ईरानियों ने। किसने? ईरानियों ने आक्रमण किए। और ईरानियों में कौन सी डायनेस्टीज थी? तो वह थी हकामनी डायनेस्टी। वो कौन सी डायनेस्टीज थी? हकामनी वंश था। और हकामनी वंश में पहली बार जो प्रयास किया था भारत पर अटैक करने का, वो साइरस द्वितीय ने किया था। लेकिन वो अपने प्रयास में कामयाब नहीं हो पाए, वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। लेकिन प्रयास किया था साइरस द्वितीय ने। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि भाई जो सफल प्रयास हुआ किसका, तो वो थे आपके डेरियस प्रथम, या जिसको आप यहाँ पे दारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दारा भी बोलते हैं। ठीक है। डेरियस या दारा प्रथम। असफल प्रयास साइरस द्वितीय ने किया था। हकामनी डायनेस्टी थी जिनकी राजधानी थी आपकी पर्सिपोलस। वो आप अभिलेख पढ़ते हैं ना कि बेइस्तून, पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम। बेइस्तून, पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम, ये तीन अभिलेख पढ़ते हैं। ये क्रोनोलॉजी भी है इनकी, है ना। तो इनकी राजधानी कौन सी थी? पर्सिपोलस। पर्सिपोलस। तो डेरियस प्रथम के समय में पहली बार सफल आक्रमण हुआ। दूसरा आप देखते हैं इनका जीवनी काल जो था जेनोफोन। डेरियस प्रथम का जीवनी काल कौन था? वो था जेनोफोन। कौन था? जेनोफोन। इधर आप देखते हैं कि इनका जो से अध्यक्ष जो थे, जो जल अध्यक्ष जो थे हमारे, वो थे स्काईलेक्स। कौन थे? स्काईलेक्स। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई बेस्तून, पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम, ये तीन अभिलेख इनके संबंध में मिलते हैं। तो कौन से अभिलेख में सतगु या गदर प्रांत, गदर का मतलब गांधार से लगाया गया है ना। तो इस प्रकार से ये जानकारी आ सकती है, क्वेश्चन बन सकता है कि सतगु या गदर प्रांत का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है। तो आप बोलोगे बेइस्तून लेख में मिलता है। आप बोलोगे बेइस्तून लेख में मिलता है। इसके बाद में जब आप आगे आते हैं तो अंतिम में देखते हैं कि अंतिम शासक जो हमारा ईरानी हुआ है वो था दारा तृतीय। वो कौन था? दारा तृतीय। और दारा तृतीय को सिकंदर लोदी 331 में आरबेला की लड़ाई में पराजित कर देता है। दारा तृतीय को सिकंदर लोदी 331 में आरबेला की लड़ाई में पराजित कर देता है। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद में भारत के अंदर यूनानी आते हैं, और भारत में जो यूनानी पहली बार आते हैं वो आप भारत में सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व के अंदर आप यहाँ पे देखते हैं। अब सिकंदर से संबंधित कई सारी डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इनका जन्म हुआ 356 में। जैसे कि इनका जन्म के बाद में इन्होंने जो है यहाँ पे शासक बना 336 ईसा पूर्व में। आरबेला की लड़ाई में ईरानियों को पराजित किया 331 में। भारत में कब आया? तो 326 में। मृत्यु कब हुई? तो 323 बीसी के अंदर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट्स वगैरह दी गई है। इन महत्वपूर्ण तिथियों को आपने याद रखना है। तो 331 ईसा पूर्व, 336 ईसा पूर्व, 300 सॉरी 356 ईसा पूर्व, 336 ईसा पूर्व, 331 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व और 323 ईसा पूर्व। ये कुछ महत्वपूर्ण डेट्स याद रखने हैं। अब जैसा हेरोडोटस का देश पूछ लिया था इस बार, हो सकता है कि आपको जो है सिकंदर का कंट्री आपसे पूछ लिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए सिकंदर जो है मैसिडोनिया का था। कहाँ पे था? मैसिडोनिया का ये था। मैसिडोन में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप सेकंड था। माता का नाम ओलंपियस था। माता का नाम क्या था? ओलंपियस था। क्या नाम था माता का? ओलंपियस। और गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। गुरु का नाम था अरस्तु। गुरु का नाम अरस्तु। ठीक है। और भारत में किसको सल्तनत काल में किसको सल्तनत का सिकंदर बोला जाता है? तो आप बोलोगे सल्तनत का सिकंदर, मतलब कहने में लगे सिकंदर का टाइटल धारण किया था अला ये सिकंदर सानी बोला था अपने आप को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इनका जो जन्म हुआ मैसिडोनिया में, मृत्यु हुई बेबीलोन में। मृत्यु कहाँ पे हुई? बेबीलोन के अंदर। तो अब दूसरी बात है कि भारत पर अटैक 326 ईसा पूर्व में किया। लेकिन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी से आगे सिकंदर लोदी, सॉरी कौन सी नदी से आगे जो सिकंदर जो अलेक्जेंडर है, ये कौन सी नदी से आगे नहीं बढ़ पाया? तो व्यास नदी से आगे ये नहीं बढ़ पाया। कौन सी नदी से? व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाया। अच्छा, किसने आमंत्रित किया था? आमंत्रित वाली बात अगर पूछी जाए तो अंबी कुमार और शशि गुप्त ने। किसने आमंत्रित किया था? अंबी कुमार और शशि गुप्त ने इनको आमंत्रित किया था। कुछ स्थापत्य में योगदान देखने को मिलता है सिकंदर के समय में, वो है निकेया और
आपका बहुकेफला, निकेया और आपका बहुकेफला, ये इनका आप स्थापत्य में योगदान इनका आप देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि जब लौटते वक्त उन पर अटैक किया था, कुछ हमारे यहाँ पे छोटी छोटी जनजाति आती है, जैसे कि मालव जनजाति, जैसे कि सोबूती जनजाति, जैसे कि तक्षशिला जनजाति, जैसे कि शूद्रक जनजाति, जैसे कि पुरु जनजाति, और जैसे कि नीरस जनजाति, जैसे कि निसा, जैसे कि निसा जनजाति। अब या तो कौन सी नदी के किनारे पर है या कौन सी नदियों के बीच में है, ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रावी तट पर कौन सी जनजाति जाति थी, तो रावी तट पर मालव जाति थी। झेलम तट पर कौन सी थी, तो सोबूती थी। सिंधु और झेलम के बीच में कौन सी थी, तक्षशिला थी। सिंधु और झेलम के बीच में कौन सी थी, तो तक्षशिला थी। व्यास के तट पर कौन सी थी, तो शूद्रक थी। झेलम और चिनाब के बीच में कौन सी थी, तो पुरु थी। काबुल और सिंधु के बीच में कौन सी थी, तो आपकी निसा थी। काबुल और सिंधु के बीच में कौन सी थी, तो आपकी निसा जनजाति निवास करती थी। आपसे पूछा जा सकता है कि झेलम के तट पर कौन सी जाति निवास करती थी जनजाति, व्यास के तट पर कौन सी करती थी, रावी के तट पर कौन सी करती थी, सिंधु तो झेलम के या काबुल सिंधु के तट पर कौन सी करती थी, तो मालव, रावी, सोबूती, झेलम, तक्षशिला, सिंधु और झेलम के बीच में लौटते वक्त जो है इन्होंने इन पे अटैक किया था। इन्होंने भी और इन्होंने भी, शूद्रकों ने भी और इन्होंने भी। एक ये जाति ऐसी थी जिन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपने आप को जो है ये बोला था कि हम भी यूनानियों के ही वंशज हैं, मतलब उन्हीं की आगे पीढ़ी है। नीसा जनजाति ने, इसने नीसा जनजाति ने। नेक्स्ट आप देखिए, एक है हमारी अस्केनोस जाति, ये स्वात नदी घाटी पर है, ये स्वात नदी पर है। अस्केनोस। एक हमारी पाटल है, ये सिंधु नदी पर है। पाटल हमारी सिंधु नदी पर है। बस याद करना है, परसों जो है कल 15, परसों 16 को आपका एग्जाम है, तो अब चीजें इसी प्रकार से आपको बस रिमाइंड करनी है आपने, ना। एक जाति है हमारी आगलस जाति, जिसने अपने बच्चों बीवियों को आग में जला दिया था, और ये व्यास और चिनाब नदी के तट पर, ये व्यास और चिनाब के बीच में ये जाति हमारी मिलती है, आगलस जाति। सिंधु नदी पाटल, स्वात नदी अस्केनास। मेरे हिसाब से ये सभी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, और नेक्स्ट बढ़िए मौर्य काल पे। देखिए मौर्य काल में जब आप आते हैं, सबसे पहले आप उनका प्रतीक चिन्ह देखते हैं। जैसे कि इस बार एग्जाम में गुप्तों का पूछा गया, तो गुप्तों का गरुड़ था। तो मौर्यों का अगर आपसे पूछा जाए, तो मौर्यों का कौन सा था, मयूर था। मौर्यों का मयूर था। अब किसी भी साम्राज्य को जानने के लिए उनके साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ भी देखते हैं, जैन ग्रंथ भी देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी देखते हैं, अभिलेख भी देखते हैं, जो मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ में आपका दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, दिव्य विधान हो गया। जैन ग्रंथ में आप कल्पसूत्र आप देखते हैं, परिशिष्ट प्रबंध आप देखते हैं, या विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस आप देखते हैं, मैगस्थनीज की इंडिका देखते हैं। जो यूनानी थे, प्लिनी, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन, निरियाकस, ऑनसिक्रेटिस या एरिस्टोबुलस, ये हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं। ये हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं। कुछ हमारे ब्राह्मण ग्रंथ भी है, जैसे कि क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर। देखिए मौर्य काल आप जानते हैं कि 323 ईसा पूर्व के अंदर स्थापित हुआ, ईसा पूर्व के अंदर बात कर रहे हैं। और सोमदेव और क्षेमेंद्र ये ईसा की 10वीं सदी के आसपास की बात लिखते हैं। तो चूंकि इनकी उत्पत्ति के बारे में भी अलग लोगों के अलग अलग मत मिलते हैं। जहाँ पे ब्राह्मणों ने इनको शूद्र बोला है, वहीं पे जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ इनको जो है अपने, इनको जो है क्षत्रिय बताते हैं, इनको जो है क्षत्रिय बताते हैं। तो दिव्यवंश, महावंश, दिव्य विधान में इनको क्षत्रिय बताया गया। कल्प परिशिष्ट पर्वन में भी इनको क्षत्रिय बताया गया। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, इंडिका, देखिए मैगस्थनी जो है एक राजदूत के रूप में आता है, और राजदूत के रूप में ये यहाँ पे प्रॉपर जानकारी देता है। हालांकि कुछ मिथक भी है इनकी बातें के अंदर, कुछ मिथक भी है। तो सोमदेव की कथा सरित सागर, और ये क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर, और जूनागढ़ अभिलेख। देखिए ये जूनागढ़ जो अभिलेख है, इसमें 4 शासकों के नाम आते हैं। पहला शासक आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, दूसरा शासक आपका अशोक है, तीसरा शासक आपका जो है रुद्रदामन है, और चौथा शासक आपका जो गुप्तों में है वो है स्कंदगुप्त। चौथा शासक कौन है गुप्तों में, वो स्कंदगुप्त है। ठीक है, ये 4 शासक जूनागढ़ अभिलेख के अंदर आते हैं। थोड़ा तेज नहीं बोला जाएगा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही ये करके कि भाई नहीं मैंने बोला हुआ है आपको कराना है, तो इस वजह से मैं लेके आया हूँ। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखना भाई आप, है ना। तो जूनागढ़ अभिलेख में 4 शासकों के नाम आते हैं, चंद्रगुप्त, अशोक, और आपका रुद्रदामन, और आपका स्कंदगुप्त। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इनके अभिलेख आते हैं, जैसे कि
हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की। अशोक के अभिलेखों पे आप देखिए कि शिलालेख भी मिलते हैं। शिलालेख के साथ साथ में वृहद और लघु दोनों मिलते हैं। इसी प्रकार से स्तंभलेख भी मिलते हैं, वृहद और लघु दोनों मिलते हैं। और इसी प्रकार से आपका गुहालेख भी मिलते हैं, यानी कि शिलालेख भी मिलते हैं, स्तंभलेख भी मिलते हैं और आपका गुहालेख भी मिलते हैं। जब आप शिलालेख में वृहद शिलालेख की बात आप करते हैं, तो वृहद शिलालेख में आप एक चीज क्या देखते हैं कि हमें ये 14 लेख जो है विभिन्न विभिन्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए। वे 8 स्थान कौन कौन से हैं? मैं अगर यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताऊं कि 8 स्थान कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड में है, गुजरात में है, या फिर आपका 2 उड़ीसा में है, 2 भारत से बाहर है यानी कि पाकिस्तान में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर आपका महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है। और इसके अलावा अगर कोई बचता है तो आप मुझे बताना कि कौन सा बचता है। जैसे कि उत्तराखंड में आप देखते हैं कलसी है। उत्तराखंड में कौन सा है? कलसी है। गुजरात में आपको कौन सा है? गुजरात में गिरनार है, जो सबसे सुरक्षित लेक भी है। उड़ीसा में धौली और जोगड़ है। पाकिस्तान में मानसेरा और शाहबाजगढ़ी है। महाराष्ट्र में सोपारा है। आंध्र प्रदेश में एर्रागुडी है। आंध्र प्रदेश में एर्रागुडी है। तो मेरे हिसाब से ये आपके 8 स्थानों से ये 14 लेख मिले। अब इन 14 लेखों में क्या जानकारी मिलती है? जैसे कि भाई पहला आपका पहला लेख उसमें बोला गया जीव हत्या पर निषेध। पहले लेख में जीव हत्या पर निषेध बोला गया। दूसरे लेख में वहां पे मानव और पशु चिकित्सा से संबंधित है, मानव और पशु चिकित्सा से संबंधित है। और कुछ सीमांती राज्यों का उल्लेख भी मिलता है। तीसरे में हमें आप देखते हैं कि भाई प्रादेशिक रज्जु को युक्त कुछ अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में तीसरा है। चौथे में आप देखते हैं कि भाई यहाँ पे भेरी घोष से धम्म घोष में परिवर्तन की बात बोली गई है। पांचवें में आप देखते हैं धम्म अमात्र की नियुक्ति की बात बोली गई है। छठे में आप देखते हैं कि भाई प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्टर की बात यहाँ पे बोली गई है। सातवें में आप देखते हैं कि भाई धार्मिक सहिष्णुता संबंधी है, सभी धर्म के लोग सभी जगह निवास करें क्योंकि सभी संयम और आत्म शुद्धि चाहते हैं। आठवें में आप देखते हैं बौद्ध यात्रा के संबंध में देखते हैं, धम्म यात्रा के संबंध में देखते हैं। नाइन्थ में आप विविध मंगलाचारों की बात करते हैं। 10वां 11वां दोनों के दोनों जो है धम्म से धम्म मंगल और सॉरी धम्म दान और धम्म ये नीति से संबंधित है। 12वां फिर आपका धार्मिक सहिष्णुता संबंधित है। और 13वां फिर आपका जो है कलिंग विजय, जिसको आप शाहबाजगढ़ी लेख भी बोलते हैं, या इसमें धम्म विजय की बात यहाँ पे बोली गई है। तो ये इस प्रकार से 13 वृहद 13 लेख मिलते हैं यहाँ पे, है ना। विस्तार में नहीं है, लेकिन इन चीजों को अगर इस प्रकार से भी याद रखेंगे ये चीज यहाँ पे काम आएगी अब आपके ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे दम दम की बात है। भाई दूसरे स्तंभ लेख में धम क्या है ये बात पूछी गई है। भाई स्तंभ लेख की बात करें, धम क्या है? कि कियु चय धम है, कि धम क्या है? फिर बताते हैं कि धम अपने आप उत्तर देता है कि धम ये है। दया, धम का मतलब होता है दान करना, धम का मतलब होता है दया करना, धम का मतलब होता है बड़ों का सम्मान करना, धम का मतलब होता है गुरुओं का सम्मान करना, आदर करना। ये सब चीजें धम है, दूसरे स्तंभ लेख में बोली गई है। फिर तीसरे में बताया कि धम्म के मार्ग में बाधा क्या है? आसीनव यानी कि पाप क्या क्या है, उसमें पाप के बारे में बताया गया तीसरे स्तंभ में। आप 9वें शिलालेख में वो देखते हैं कि धम्म मंगल के बारे में जानकारी मिलती है। 11वें शिलालेख में आप धम्म दान के बारे में जानकारी देखते हैं। 13वें शिलालेख में आप धम्म विजय के बारे में जानकारी देखते हैं। इस प्रकार से कुछ दिया गया है हमारा। तो मैंने 13 वृहद शिलालेख 14 वृहद शिलालेख जो है अलग अलग स्थानों से जो 8 स्थानों से मिले हैं वो 8 स्थान यहाँ पे हमारे। इसके बाद में जब आप आते हैं, ये धम्म यात्रा का है 8वीं में, ठीक है। कि धम्म यात्रा का निगलीवा, ये आप लघु स्तंभ लेख में देखते हैं। रुमिंदई, ये भी लघु स्तंभ लेख में देखते हैं। और जो धम्म यात्रा का जो क्रम है वो इस प्रकार है कि आपका लुम्बिनी में गए, फिर कपिल वस्तु में गए, फिर बोध गया में गए, फिर सारनाथ में गए, फिर कुशीनगर में गए। धम्म यात्रा जो अशोक की धम्म यात्रा है उसकी क्रोनोलॉजी ये है: लुम्बिनी, कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। लुम्बिनी, कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ और आपका कुशीनगर, ठीक है। अब आप देखिए कि भाई जिस प्रकार आपने बताया कि वृहद शिलालेख, तो लघु शिलालेख भी हमारे हैं। तो लघु शिलालेख में आप एक बोलते हैं कि बिहार में एक है, बिहार में एक है जिसको आप सैसाराम के नाम से जानते हैं। एक आपका उत्तर प्रदेश में जिसको आप मिर्जापुर के नाम से जानते हैं, मिर्जापुर। मिर्जापुर में मिलता है एक आपका उत्तर प्रदेश में ना, मिर्जापुर में। एक आपका इधर राजस्थान में आप देखते हैं भाबरू बैराट वाला, भाबरू बैराट वाला। फिर आप 4 एमपी में देखते हैं, एमपी के अंदर 4 देखते हैं: गुजरा, मस्की, नैतूर, उड़ेगुल। गुर्जरा, मास्की, नैतूर और आपका उड़े गुलाब। ये 4 कहाँ पे देखते हैं आप? ये 4 आप देखते हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बसते हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बसते हैं। कि भाई हमारा चाहे बेल्लारी हो, चाहे उसमें हमारा और एर्रागुडी हो, चाहे कई सारे हमारे साइट्स वहाँ पे मिलती है।
लघु, ये हमारे लघु शिलालेख है, जहाँ पे आदेश दिए गए हैं अशोक के द्वारा, लघु शिलालेख। तो 4 एमपी के अंदर, एमपी में एक दतिया जिले से मिलता है, एक सारो मारो जो है, एक आपका पनगुड़रिया से, सारो मारो पनगुड़रिया, गुर्जरा, सॉरी मैंने जो मस गुर्जरा, ये मस्की नेतुर उड़ेगुलम जो बोला है ना, ये आपके 4 ऐसे स्थान है जहाँ से इनका नाम अशोक मिलता है, जहाँ से इनका नाम अशोक मिलता है। और जो 4 मध्य प्रदेश से मिले हैं वो है गुर्जरा, सारो मारो, पनगुड़रिया, और एक आपका, एक और है आपका, कौन सा है, दिमाग से निकल गया, कमेंट में बताना आप लोगों को, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि 5 समकालीन यमन राज्यों का उल्लेख करता है। देखिए 13वें वृहद शिलालेख में मिलता है कि अंतियोक कहाँ का राजा था, कि अंतियोक सीरिया का राजा था। तुर्मे कहाँ का राजा था, तुर्मे मिस्र का राजा था। अंतकीन कहाँ का राजा था, तो अंतकीन मैसिडोनिया का राजा था। मग कहाँ का राजा था, तो मग मगस का राजा था। अलिक सुंदर कहाँ का राजा था, तो अलिक सुंदर एरिस का राजा था। अलिक सुंदर कहाँ का राजा था, तो अलिक सुंदर एरिस का राजा था। तो इस प्रकार से ये कई बार पूछ लिया गया है, तुर्मे वाला पूछा है कि तुर्मे कहाँ का राजा था, तो मिस्र का राजा था, याद रखना। एक सेकंड। हम्म। हम्म। क्लास चल रही। नेक्स्ट आप देखिए भाई, धर्म प्रचारक। देखिए धर्म प्रचारक में आप महेंद्र और संघमित्रा को आप जानते हैं कि महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा गया था, श्रीलंका में भेजा गया था। वहीं आप मारकसित को देखते हैं, यवन देश में भेजा गया था। वहीं आप मज्जिम को देखते हैं, हिमालय देश में भेजा गया था। वहीं आप मजांतिक को देखते हैं, कश्मीर और गांधार में भेजा गया था। वहीं आप धर्म रक्षित को देखते हैं, अप्रांतक में भेजा गया था। वहीं आप माँ धर्म रक्षित को देखते हैं कि महाराष्ट्र में भेजा गया था। वहीं आप रक्षित को देखते हैं कि बनवासी में भेजा गया था। ये याद होना चाहिए कि किस धर्म प्रचारक को कहाँ पर भेजा गया था। यवन देश महारक्षित, हिमालय देश मध्यम, कश्मीर और गांधार के अंदर मजांतिक, अप्रांतक के अंदर धर्म रक्षित को, महाराष्ट्र के अंदर महाधर्म रक्षित को, बनवासी के अंदर रक्षित को। यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है बहुत बड़ा, ये है ना, कि मारक्षित, मजिम, मजांतिक, धर्मरक्षित, महाधर्मरक्षित और रक्षित। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए भाई। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारे वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, इसके अलावा जब आप यहाँ पे बात करते हैं स्तंभ लेख की, तो 7 स्तंभ लेख मिलते हैं आपको। एक दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, एक दिल्ली मेरठ, एक लोरिया अर्राज, एक लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, एक आपका रामपुरवा, और एक प्रयाग वाला, ये कौशाम्बी वाला, कौशाम्बी प्रयाग वाला। तो ये 3 आप देख रहे हैं, जो लोरिया राज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये तीनों बिहार के चंपारण से मिलते हैं। दिल्ली टोपरा अंबाला से मिलते हैं, मेरठ मेरठ से मिलता है। इनको दोनों को बाद में फिरोज शाह तुगलक कहाँ पे ले आया, इनको दोनों को बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के अंदर लेके आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखते हैं, स्तंभ लेख की बात यहाँ पे आप कर रहे हैं। तो स्तंभ लेखों में, हालांकि जो ये दिल्ली टोपरा वाला है, इसी पर सभी के सभी सातों के सातों लेख मिलते हैं, अदरवाइज सभी के छह लेख, सभी पे 6 के 6 लेख मिलते हैं। सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख कौन सा है, तो सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख है नंदनगढ़। सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख कौन सा है, लोरिया नंदनगढ़। सबसे सुरक्षित वृहद लेख कौन सा है, तो वो है आपका वृहद स्तंभ लेख, वो वृहद शिलालेख कौन सा है, वो गिरनार है। तो इसी प्रकार से लघु लेख भी है आपके। तो लघु लेख में कौन से हैं, जैसे कि आपका ये आपका आ गया है यहाँ पे, जिसमें संघ भेद रोकने के बारे में जानकारी मिलती है। संघ भेद रोकने के बारे में जानकारी मिलती है। तो संघ भेद रोकने के बारे में जानकारी कौन कौन से में मिलती है, आप भी कमेंट में बताइए। इसके अलावा आपका रुक्मिणी लेख मिलता है। इसके अलावा आपका लुम्बिनी लेख मिलता है। इसके अलावा 3 लेख मिलते हैं जिनमें आपको संघ भेद रोकने की जानकारी मिलती है। तो बताइए 3 लेख कौन कौन से हैं जिनमें संघ भेद रोकने की जानकारी आपको मिलती है, उन तीनों लेखों को बताइए। जब आप इसके आगे चलते हैं तो फिर आपको कुछ गुहा लेख मिलती है। गुहा लेख जो कि अशोक के द्वारा बनवाई गई, या गुहा लेख जो कि दशरथ के द्वारा बनवाई गई। आप अशोक के द्वारा बनवाई जो गई जो गुहा लेख है, जो जीवा आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई गई थी, या दशरथ के द्वारा जो गुहा बनवाई गई थी,
उन दोनों गुहा लेखों को आप मुझे बताना कि कौन कौन सी गुफा तो जो है अशोक ने बनवाई, कौन कौन सी गुहा जो है वो दशरथ ने बनवाई। दोनों को आपने कमेंट में आपने यहाँ पे बताना है, दोनों को बताना है। नेक्स्ट आप देखिए, इसके अलावा जब आप अधिकारियों की बात करते हैं तो आप अध्यक्ष देखते हैं, आप महत्वपूर्ण अधिकारी देखते हैं, आप महत्वपूर्ण अधिकारी देखते हैं। तो यहाँ पे अध्यक्ष की जब आप बात करते हैं तो मैं आपसे कई बार पूछा हूँ आपसे पहले भी कि बताइए विविधता अध्यक्ष क्या है, तो आप बोलेंगे विविधता अध्यक्ष कौन सा है। तो विविधता अध्यक्ष होता है आपका चारागाह अध्यक्ष। आपसे पूछा जाए कि बताइए सूना अध्यक्ष कौन सा होता है, सूना अध्यक्ष, तो आप बोलेंगे बूचड़ खाने का अध्यक्ष। आपसे पूछा पूछा जाए सूरा अध्यक्ष क्या है, तो आप बोलेंगे सूरा अध्यक्ष यानी कि आबकारी विभाग का अध्यक्ष, आबकारी विभाग का अध्यक्ष। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हमारा ये जो है अक्षपटलाध्यक्ष कौन सा है, अक्षपटलाध्यक्ष, तो आपका है महालेखाकार वाला, महालेखाकार वाला। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताइए आपको दूसरा जो अध्यक्ष हमारा है इसमें आपका सन्निधाता है, वो क्या है, सन्निधाता क्या है, मतलब ये अध्यक्षों के अलावा जो हमारे अधिकारी मिलते थे, तो आप बताओगे सन्निधाता हमारा कोषाध्यक्ष है। समाहर्ता आपसे पूछ लिया जा सकता है, या समाहर्ता के अलावा आपको दुर्गपाल पूछ लिया जा सकता है, या मतलब इस प्रकार के जो हमारे अधिकारी है सभी, वे सभी के सभी अधिकारी एक बार आप दोबारा से एक बार रिमाइंड और रिवाइज उसको कर लीजिए, महत्वपूर्ण ये पार्ट आपका रहने वाला है। इसके बाद में आप यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कुछ जो है कर वगैरह जो कलेक्ट किए जाते थे, भाई पुल को पार करने पर कौन सा कर लगता था, जैसे कि आप बोलते हैं पुल को पार करने पर हमारा तरदे लगता, तरदे, कौन सा कर लगता था, तरदे। या चराई कर को आप क्या बोलते हैं, तो चराई कर को आप क्या बोलते हैं, परहीनक, चराई कर को क्या बोलते हैं, परहीनक। या आप बोलते हैं कि भाई जैसा कि बेगार कोई करा रहा है, बेगार को क्या बोलते हैं, बेगार को, बेगार को क्या बोला गया, अगर कोई किसी से जबरदस्ती काम करवा रहा है तो उस बेगार को बताइए, आप लोग बताइए कि बेगार को क्या बोला जाता है। या फिर किसी को कोई गांव के से कोई सेना गुजर रही है तो सेना को कर देना पड़ता था। या फिर आप देखते हैं कि भाई जो है हमें अलग से जो भू कर देना पड़ता था। तो ये जितने भी टैक्स आपके हैं इन टैक्स से आप एक बार रिमाइंड अच्छे से करा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। इसी प्रकार आपका गुप्तचर वाला पार्ट है कि गुप्तचर के अंदर आप यहाँ पे देखते हैं कि हमारे दो तरीके के होते थे, एक संस्था होता था, एक संचरा होता था। जो संस्था वाले होते थे वो एक जगह टिके रहते थे, जो संचरा होते थे वो भ्रमणशील होते थे, वो भ्रमणशील होते थे। और इनमें भी सब अलग अलग वेश के अंदर होते हैं, कोई विद्यार्थी वेश में रहता था, कोई जो आपका व्यापारी वेश में रहता था, कोई आपको तपस्वी वेश में मिलेगा, है ना। पिछली बार से जब मैं एक चीज देख रहा हूँ, पिछले से पिछली बार, इस बार से पिछली बार, यानी कि अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें 4-5 क्वेश्चन बने थे मौर्य मौर्य काल में। और चारों पांचों क्वेश्चन जो है आपके इन अभिलेख से संबंधित ही बन गए थे। अभिलेख पे आए, अध्यक्ष पे आए, या अधिकारियों पे आए कि कौन से अधिकारी को क्या बोला गया है, या मैगस्थनीज की इंडिका पे आए, या कौटिल्य की अर्थशास्त्र पे आए, या अर्थशास्त्र में जो 15 अधिकरण है उन पे आए, वो अलग अलग पूछा जा सकता है। फिर आपको ये जो अधिकरण में ही आप यहाँ पे देखते हैं सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत से आए। मैगस्थनीज जातियों का जो वर्णन किया है उन जातियों के वर्णन से आए। तो आप एक बार इनको मोटा मोटा से रिवाइज कर लीजिए भाई, है ना, रिवाइज कर लीजिए, इसको करिए। और मैं जैसे ही आज बिल्कुल थोड़ा एक स्वास्थ्य अगर महसूस करूंगा तो मैं अब ये एंसेंट वाला चल रहा है इसको थोड़ा लाइव में कराऊंगा और आपको, अदरवाइज फिर मैं आपको मेन मेन पार्ट एक बार मॉडर्न का भी तो कराना है, रिवीजन आपका मिडाइवल का भी कराना है ना। तो मैं मिडाइवल में तो एक ही क्लास में सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, मॉडर्न का भी मैं एक बार आपको पूरा से दोबारा से एक बार रिवीजन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, इसमें इतना रखते हैं।